नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। एमए फाइनल के अष्टम प्रश्न पत्र में धनंजय कृत दशरूपकम ग्रंथ की गणना होती है। दशरूपकम ग्रंथ के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे अर्थोपक्षेपक के विषय में। अर्थोपक्षेपक अर्थात इतिवृत्त के सूचक। इतिवृत्त यानी कथा वस्तु। रूपक में समस्त वस्तु का दो प्रकार से विभाजन करना चाहिए। कुछ कथा वस्तु तो सूच्य होनी चाहिए और कुछ दृश्य तथा श्रव्य होनी चाहिए। रूपक दृश्य होते हैं, उनका रंगमंच पर अभिनय किया जाता है, इसलिए किसी नायक के जीवन की सभी घटनाओं का रूपक में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त भारतीय नाट्य परंपरा के अनुसार कुछ घटनाओं का रंगमंच पर अभिनय करना अनुचित है, जैसे किसी की मृत्यु इत्यादि। साथ ही रूपक रसाश्रित होते हैं, अतः नीरस वस्तु का वर्णन भी रूपक में वांछनीय नहीं है। इस प्रकार की सभी घटनाओं का अभिनय तो नहीं किया जाता, किंतु कथा सूत्र को अविच्छिन्न रखने के लिए इनकी सूचना अवश्य देनी होती है। इसी आधार पर दो प्रकार की कथा वस्तु है, सूच्य अर्थात नीरस तथा अनुचित रंगमंच पर न दिखलाने योग्य, और दृश्य रोचक, उदात्त, भावनाओं से पूर्ण, रस भावपूर्ण। सूच्य जो कथा वस्तु है, इसके अर्थोपक्षेपक हम उसे कहते हैं। यह 5 होते हैं: विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार। इन 5 अर्थोपक्षेपकों के विषय में हम पढ़ते हैं। विष्कंभक है प्रारंभ में, वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षेपार्थस्तु विष्कंभो मध्यपात्र प्रयोजितः। बीते हुए और आगे होने वाले कथा भागों का सूचक, संक्षिप्त अर्थ वाला तथा मध्यम पात्रों द्वारा प्रयुक्त जो अर्थोपक्षेपक है, वह विष्कंभक कहलाता है। अर्थात भूत और भविष्य के कथांशों का सूचक 1 या 2 मध्यम पात्रों द्वारा प्रयुक्त विष्कंभक होता है। यह विष्कंभक 2 प्रकार का होता है, शुद्ध और संकीर्ण। 1 या अनेक मध्यम पात्रों द्वारा प्रयुक्त विष्कंभक तो शुद्ध कहलाता है, और मध्यम तथा अधम पात्रों द्वारा मिलकर जो प्रयोजित विष्कंभक होता है, वह संकीर्ण कहलाता है। किसी भी रूपक में 3 प्रकार के पात्र होते हैं: उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम पात्रों में राजा इत्यादि, ये संस्कृत बोलते हैं। मध्यम पात्रों में अमात्य, सेनापति, वणिक, पुरोहित आदि, ये भी संस्कृत बोलते हैं। और अधम पात्रों में दास, चेटी इत्यादि, जो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। जिस इतिवृत्त को अंकों में नहीं दिखलाया जा सकता, विष्कंभक में उसकी सूचना दी जाती है। विष्कंभक का वर्ण्य अर्थ संक्षिप्त होता है, विस्तृत अर्थ को भी संक्षेप में ही कहा जाता है। यह भूत तथा भविष्य के कथा भाग को सूचित करके कथा सूत्र को अविच्छिन्न बनाता है। इसका अंक के प्रारंभ में प्रयोग किया जाता है, अर्थात यह प्रथम अंक में आमुख के पश्चात रखा जा सकता है तथा अन्य अंकों के प्रारंभ में भी यह रखा जा सकता है। प्रवेशक तद्वत एव अनुदातोक्त्या नीच पात्र प्रयोजितः प्रवेशो अंक द्वयस्यान्तः शेषार्थस्य उपसूचकः। उसी प्रकार भूत और भविष्य के कथांशों का सूचक नीच पात्रों द्वारा अनुदात उक्तियों से प्रयुक्त 2 अंकों के बीच में स्थित तथा शेष अर्थ का सूचक प्रवेशक कहलाता है। तद्वतेव उसी प्रकार से तात्पर्य जो विष्कंभक में बताया गया है कि किसी अर्थ की जब सूचना दी जाती है, जिसे हमें रंगमंच पर प्रदर्शित नहीं किया जाता, तो भूत और भविष्य अर्थ की जो सूचना देने वाला बतलाया गया है, अनुदात उक्ति से एक नीच या अनेक नीच पात्रों द्वारा प्रयुक्त यह विष्कंभक के लक्षण से भेद कर दिया गया है। विष्कंभक में
मध्यम पात्र होते हैं, या एक मध्यम और एक अधम हो सकता है, लेकिन इसमें मध्यम पात्र नहीं होते हैं। नीच पात्रों द्वारा परस्पर संवाद किया जाता है और सूचना दी जाती है। 2 अंकों के बीच में ऐसा कहकर प्रथम अंक में प्रवेशक का निषेध किया गया है। जैसा कि हम विष्कंभक में पढ़ा था कि विष्कंभक प्रथम अंक के आमुख के पश्चात उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ प्रवेशक नहीं किया जा सकता। प्रवेशक और विष्कंभक में हम समानताएं अगर देखें तो अंकों में न दिखलाने योग्य इतिवृत्त के दोनों सूचक होते हैं। विष्कंभक में भी वही सूचना दी जाती है जो हमें रंगमंच पर नहीं दिखलाई जा सकती, और प्रवेशक में भी रंगमंच पर दिखलाई देने वाली न देने वाली ही सूचना दी जाती है। दोनों में वर्ण अर्थ संक्षिप्त होता है। भूत तथा भविष्यत के कथा भाग को सूचित करके कथा सूत्र को जोड़ता है। अब दोनों में अंतर क्या है? विष्कंभक में विशेषकर मध्यम पात्रों का प्रयोग किया जाता है। कभी मध्यम के साथ अधम का भी प्रयोग होता है। संकीर्ण विष्कंभक में मध्यम के साथ अधम पात्रों का प्रयोग होता है। फलतः विष्कंभक में मुख्यतः संस्कृत भाषा का व्यवहार होता है। संकीर्ण विष्कंभक में संस्कृत के साथ प्राकृत शौरसैनी का भी, दूसरी ओर प्रवेशक में केवल अधम पात्रों का ही प्रयोग होता है और तदनुसार इसमें संस्कृत भाषा का व्यवहार नहीं होता, केवल प्राकृत भाषा का व्यवहार होता है। प्राकृत में भी निम्न कोटि की, जैसे शकारी, आभिरी, चांडाली, ये सब भाषाओं का प्रयोग होता है। विष्कंभक की योजना प्रथम अंक के आरंभ में तथा अन्य अंकों के आरंभ में भी हो सकती है, किंतु प्रवेशक सदा 2 अंकों के बीच में ही आता है। वह कभी प्रथम अंक के आरंभ में नहीं आ सकता। चूलिका अंतर्जवनिका संस्थै चूलिकार्थस्य सूचना। जवनिका यानी जो नेपथ्य, पर्दे के पीछे, तो जवनिका के भीतर स्थित पात्रों के द्वारा किसी अर्थ की सूचना देना चूलिका कहलाता है। नेपथ्य में जो पात्र स्थित होते हैं, कौन से पात्र मंच पे आने वाले हैं, उसकी सूचना देना चूलिका कहलाता है। जैसे उत्तर रामचरितम नाटक के द्वितीय अंक के प्रारंभ में नेपथ्य से आवाज़ आती है कि तपस्विनी का स्वागत हो। सब उसके पश्चात ही तपस्विनी आत्रेयी प्रवेश करती है रंगमंच पर। यहाँ पर नेपथ्य पात्र वासंती द्वारा आत्रेयी के आने की सूचना दी गई है, अतः यहाँ चूलिका नामक अर्थोपक्षेपक है। अथवा जैसे महावीर चरित नाटक के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में नेपथ्य से आवाज़ आती है कि हे विमान के चलने वालों देवों, मंगलों का आरंभ करो, आरंभ करो। कृशाश्व के शिष्य भगवान कौशिक मुनि अर्थात विश्वामित्र की जय हो रही है। इस समय संसार में सहस्र रश्मि सूर्य के वंश में छत्र विजयी हो रहा है। क्षत्रियों के शत्रुओं का दमन करने वाले, संसार को अभयदान करने वाले, व्रत के धनी, लोगों को शरण देने वाले सूर्य वंश के चंद्रमा राम की विजय हो रही है। यहाँ पर नेपथ्य पात्र देवों के द्वारा राम ने परशुराम को जीत लिया, यह सूचना दी गई है, अतः चूलिका नामक अर्थोपक्षेपक है। अंकास्य अंकांत पात्रेर अंकास्यम छिन्न अंकास्यार्थ सूचनात्, अर्थात अंक के अंत में आने वाले पात्रों के द्वारा पूर्व अंक से असंबद्ध यानी अविच्छिन्न अग्रिम अंक के अर्थ की सूचना देने के कारण यह अंकास्य कहलाता है। अंक के अंत में आने वाला पात्र अंक पात्र है, उसके द्वारा असंबद्ध अग्रिम अंक के आरंभिक अर्थ की सूचना और उस सूचना का आश्रय लेकर जहाँ अग्रिम अंक का आरंभ होता है वह अंकास्य कहलाता है। जैसे महावीर चरित नाटक में द्वितीय अंक के अंत में प्रविष्ट होकर सुमंत्र कहता है, आदरणीय वशिष्ठ और विश्वामित्र आप सबको परशुराम सहित बुला रहे हैं।
तो दूसरे कहते हैं वे कहाँ हैं, तो सुमंत्र बताता है महाराज दशरथ के पास, और दूसरे पूछते हैं उनके अनुरोध से वहीं चलते हैं। इस प्रकार अंक की समाप्ति हो जाने पर तब बैठे हुए मंच पर वशिष्ठ, विश्वामित्र और परशुराम प्रवेश करते हैं। यहाँ पर पूर्व यानी द्वितीय अंक के अंत में ही प्रविष्ट होने वाले सुमंत्र नामक पात्र के द्वारा शतानंद और जनक की कथा के समाप्त हो जाने पर अग्रिम तृतीय अंक के आरंभिक अर्थ वशिष्ठ और विश्वामित्र आदि का संवाद की सूचना दी गई है, अतः यह अंकास्य है। अंकावतार। अंकावतारस्त्वंकान्ते पातो अंकस्या विभागतः। जहाँ पूर्व अंक का अंत हो जाने पर अग्रिम अंक का अभिन्न रूप से अवतरण हो जाता है, वह अंकावतार कहलाता है। जहाँ पहले अंक में प्रविष्ट पात्र के द्वारा सूचित किया गया पहले अंक की कथा का विच्छेद किए बिना ही अन्य अंक अवतरित हो जाता है तथा प्रवेशक विष्कंभक आदि का प्रयोग नहीं होता, वह अंकावतार है। जैसे मालविकाग्निमित्र के प्रथम अंक के अंत में विदूषक कहता है, तो आप दोनों देवी के प्रेक्षागृह में जाकर संगीत की सामग्री एकत्र करके उनके पास दूत भेज दीजिए, अथवा मृदंग का शब्द ही उन्हें उठा देगा। इस प्रकार का उपक्रम होने पर मृदंग का शब्द सुनने के पश्चात सभी पात्र द्वितीय अंक के आरंभ में प्रथम अंक में प्रविष्ट पात्रों हरदत्त और गणदास के शिष्य शिक्षा क्रम का अवलोकन प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार यहाँ प्रथम अंक की कथा का विच्छेद किए बिना ही द्वितीय अंक अवतरित हो जाता है, अतः अंकावतार नामक अर्थोपक्षेपक है। जहाँ पूर्व अंक में अग्रिम अंक की वस्तु सूचित हो जाती है, उसे सूचित करने के लिए विष्कंभक या प्रवेशक आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। अग्रिम अंक के पात्रों की सूचना नहीं दी जाती, क्योंकि पूर्व के अंक के पात्र ही अग्रिम अंक के आरंभ में रहते हैं। पूर्व अंक की कथा के प्रवाह में ही अग्रिम अंक का प्रारंभ हो जाता है, तो यहाँ अंकावतार कहलाता है। अब हमें अंकास्य और अंकावतार में कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इनमें क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं। तो समानताओं को देखते हैं। सर्वप्रथम दोनों अंकास्य और अंकावतार ये दोनों किसी अंक के अभिन्न अंग होते हैं, प्रवेशक आदि की भांति अंक से बाहर नहीं होते, दो अंकों के मध्य में होते हैं। अब इनमें अंतर क्या है कि अंकास्य में अग्रिम अंक पूर्व अंक से असंबद्ध रूप में प्रारंभ होता है, अर्थात पूर्व अंक का कथांश समाप्त हो जाता है, उस अंक में स्थित पात्रों द्वारा दूसरे जो विच्छिन्न कथा भाग है उसकी सूचना दी जाती है, और तब उस सूचित तथा पूर्व अंक की कथा से असंबंधित कथा का अग्रिम अंक में आरंभ होता है। इसके विपरीत अंकावतार में पूर्व अंक के अंग रूप में ही अग्रिम अंक प्रारंभ हो जाता है। अभिप्राय यह है कि पूर्व अंक की कथा का विच्छेद नहीं होता, अग्रिम अंक की कथा उससे अविच्छिन्न रूप में चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। हाँ, उस कथांश की सूचना पूर्व अंक में अवश्य मिल जाती है। जैसे मालविकाग्निमित्रम के प्रथम अंक के अंत में हरदत्त और गणदास के शिष्य शिक्षा क्रम संक्रांति की सूचना मिल जाती है। तो यह अर्थोपक्षेपक 5 इस प्रकार से है।